गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक चल रहा है स्टीरियो केमिस्ट्री, जिसके पार्ट नंबर 6 की हम बात करने जा रहे हैं। और हम कर रहे थे स्टीरियोजेनिक केंद्र युक्त कार्बन परमाणु की बात। तो स्टीरियोजेनिक युक्त का केंद्र युक्त कार्बन परमाणु जो था, उससे हमने अलग अलग प्रकार के समावयवी बनाए, जिसमें से कुछ टोटल समावयवियों की संख्या थी, कुछ प्रतिबिंब समावयवियों की संख्या थी। तो अब हम एक छोटा सा टॉपिक करते हैं, प्रकाशिक समावयवियों की संख्या ज्ञात करना, कि अलग अलग प्रकार के हमारे पास कंपाउंड हैं और उनके प्रकाशिक समावयवी कितने बन सकते हैं, तो उनकी संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। तो मान लो हमारे पास पहला कंपाउंड वो एक किरेल केंद्र युक्त कार्बन परमाणु, एक किरेल केंद्र युक्त कार्बन परमाणु, एक किरेल केंद्र युक्त कार्बन परमाणु युक्त यौगिक को मान लो हमारे पास में यौगिक को, जैसे मान लो हम एग्जाम्पल लेते हैं इसका लैक्टिक अम्ल। हमारे पास क्या है, लैक्टिक अम्ल है, और लैक्टिक अम्ल के अंदर एक ही कार्बन है, ठीक है। तो प्रतिबिंबियों की संख्या ज्ञात करने के लिए, यानी कि प्रकाशिक समावयवियों की संख्या ज्ञात करने के लिए कितने प्रकाशिक समावयवी बनेंगे, तो इसके लिए अपने किरेल केंद्र युक्त कार्बन परमाणु की पावर लगाते हैं। तो n का मतलब यहाँ पर किरेल केंद्र युक्त कार्बन परमाणु है, किरेल केंद्र युक्त कार्बन परमाणु है, कार्बन परमाणु। तो लैक्टिक अम्ल के अंदर जो किरेल केंद्र युक्त कार्बन परमाणु एक ही होता है, तो हम 2 की पावर 1 कर देंगे, यानी कि 2 ही आ जाएगा, यानी कि एक तो D बनेगा और एक क्या बनेगा, L बनेगा। अगर हमारे पास एक किरेल कार्बन युक्त कार्बन परमाणु युक्त यौगिक हो, जैसे लैक्टिक अम्ल लिया हमने, तो लैक्टिक अम्ल के अंदर प्रकाशिक समावयवियों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम सूत्र लगाते हैं 2 की पावर n, और n किरेल केंद्र युक्त कार्बन परमाणु होता है। तो इसके अंदर किरेल केंद्र युक्त जो कार्बन परमाणु होता है वो एक ही होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसके अंदर जो प्रकाशिक समावयवी बनेंगे वो कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, एक D बनेगा और एक L बनेगा। अगर हमारे पास 2 समान किरेल केंद्र युक्त कार्बन परमाणु हो, 2 समान किरेल केंद्र युक्त कार्बन परमाणु, 2 समान किरेल केंद्र युक्त कार्बन परमाणु युक्त यौगिक को मान लो, यौगिक को, और इसको कैसे ज्ञात करें अपने, तो इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, टार्टरिक अम्ल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या लेते हैं, टार्टरिक अम्ल का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। तो उसके अंदर जो किरेल केंद्र है वो 2 ही हैं और वो भी समान प्रकार के हैं। तो इसके अंदर क्या करते हैं, अपने ध्रुवण जो प्रकाशिक समावयवी है उनको बोला जाता है ध्रुवण गुणक समावयवी। तो ध्रुवण गुणक समावयवियों की संख्या निकालनी है हमें, ध्रुवण गुणक समावयवियों की संख्या निकालनी है। तो इसका सूत्र होता है 2 की पावर n-1, 2 की पावर n-1। तो यहाँ पर किरेल कार्बन कितने हैं, 2 है, तो 2 की पावर 2 - 1, तो 2 की पावर 1 और बराबर 2, यानी कि D और L 2 ही बनेंगे, ठीक है। अब हमें इसी के 2 समान किरेल केंद्र युक्त कार्बन परमाणु होता है, उसमें मीजो कंपाउंड भी बनता है। तो हम मीजो कंपाउंड निकालना है, तो उसका सूत्र होता है 2 की पावर n/2 - 1, ठीक है। क्या होता है, 2 की पावर है, तो n का मान 2 है, तो बराबर 2 और 2/2
2 और -1 और 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 और 1 माइनस हो गया तो कितना बच गया 2 की पावर 0 यानी कि कितना आ गया 1। दो समान किरेल के अंदर युक्त जो कार्बन परमाणु होते हैं उनके अंदर मीजो कंपाउंड कितने आते हैं 1 आते हैं। और टोटल समाविवियों की संख्या पूछे, कुल समाविवी पूछेंगे तो कुल समाविवियों की अगर संख्या पूछेंगे तो 2 तो वो निकल गई, ये 2 तो ये निकल गई और 1 ये हो गई, तो कितने हो गए 2 + 1 कितने बन जाएंगे 3। तो 2 समान किरेल के अंदर युक्त जो कार्बन परमाणु होते हैं उनके अंदर ध्रुवण गुणक समाविवी की संख्या 2 की पावर n-1 तो 2 की पावर 2 - 1 2 की पावर 1 2 D और L 2 बन जाएंगे और मीजो कंपाउंड कितना आएगा 1 आएगा। तो टोटल समाविवी कितने हो गए 3 हो गए। तो ये तो एक किरेल के अंदर युक्त और 2 समान किरेल के अंदर युक्त जो यौगिक होते हैं उनकी बात की हमने, ठीक है। अब उसके बाद में हम बात करते हैं अगर हमारे पास 2 असमान के अंदर युक्त यौगिक हो, तीसरा 2 असमान के अंदर युक्त यौगिक हो, 2 असमान के अंदर युक्त यौगिक हो मान लो, तो उसमें जो कार्बन होते हैं वो असमान टाइप के ही होंगे। तो ध्रुवण गुणक समाविवियों की संख्या, ध्रुवण गुणक समाविवियों की संख्या सीधा ही निकल जाएगा, वही फॉर्मूला 2 की पावर n किरेल कार्बन कितने 2 है तो 2 की पावर 2 और टोटल कितने बन जाएंगे समाविवी 4। और इसमें मीजो कंपाउंड ज्ञात करेंगे तो मीजो कंपाउंड कितने आएंगे 0 आएंगे और टोटल समाविवी कितने हो जाएंगे, टोटल 4 + 0 बराबर 4 ही हो जाएंगे। तो 2 असमान किरेल के अंदर युक्त जो यौगिक होते हैं उसके अंदर टोटल 4 समाविवी बनते हैं। कितने बनते हैं 4 समाविवी बनते हैं। तो ये तो थी समाविवियों की संख्या ज्ञात करना। अब हमने प्रतिबिंब रूप बनाए हैं, कोई D बनाया कोई L बनाया, तो उन प्रतिबिंब रूपों का वियोजन, अगला टॉपिक है प्रतिबिंब रूपों का वियोजन। प्रतिबिंब रूपों का वियोजन। प्रतिबिंब रूपों का वियोजन देखिए हमारे पास में अधिकांशतः क्या होते हैं रेसिमिक मिक्सचर होते हैं और अधिकांशतः रेसिमिक मिक्सचर ऐसे इसको बोला जाता है रेजुलेशन ऑफ एनेंटियोमर्स, यानी कि प्रतिबिंब रूपों का वियोजन। अधिकांशतः क्या होते हैं हमारे पास कोई भी यौगिक है उसका रेसिमिक मिक्सचर होता है हमारे पास और उस रेसिमिक मिक्सचर के अंदर D और L दोनों पाए जाते हैं, यानी कि 50% D पाया जाएगा 50% L पाया जाएगा। तो उस रेसिमिक मिक्सचर को लेकर के हम कहते हैं कि हमें तो D चाहिए, हम कहते हैं कि हमें तो L रूप चाहिए, तो D और L रूप का पृथक्करण करना है। तो हम उन D और L का पृथक्करण कैसे करेंगे, तो उसके आधार पर हम प्रतिबिंब रूपों का वियोजन से संबंधित कुछ विधियों की बात करेंगे कि भी हमें D लेना है या L लेना है, तो अलग अलग विधियां काम में लेंगे। तो कई सारी विधियां हैं इसकी, और जिसमें हम D और L प्रतिबिंब रूपों को अलग अलग करेंगे। तो उसकी पहली विधि आती है यांत्रिक पृथक्करण विधि। यांत्रिक पृथक्करण विधि या फिर इसको बोला जा सकता है मैकेनिकल सेपरेशन मेथड। पहली विधि है, सबसे पहले जो साइंटिस्ट था उसका नाम है पाश्चर नामक साइंटिस्ट था। उसने सबसे पहले प्रतिबिंब रूपों को पृथक्कृत करने के लिए अलग विधियां देने की कोशिश की। तो सबसे पहला मेथड यांत्रिक पृथक्करण विधि या मैकेनिकल सेपरेशन मेथड भी बोल सकते हैं। ये मेथड जो दिया था वो पाश्चर नामक साइंटिस्ट ने दिया था। बहुत पुरानी विधि है
और उसने क्या किया था, डी और एल रूप को पृथक करने के लिए ये मेथड काम में लिया था। यहाँ पर उसने कंपाउंड का पृथक्करण किया था और उस कंपाउंड का जो पृथक्करण किया उसका डी और एल रूप को उसने पृथक्कृत किया। तो इस विधि के अंदर क्या होते हैं कि जो रेसिमिक मिक्सचर युक्त जो कंपाउंड होते हैं वो क्रिस्टलीय फॉर्म में होते हैं। तो क्रिस्टलीय फॉर्म में हमें इनको पृथक कर सकते हैं। तो क्रिस्टलीय फॉर्म में मतलब अलग अलग आकार के होते हैं। तो ऐसे चिमटी लेकर के एक और उसको ऐसे चुन चुन के अलग करना होता है। जैसे मान लो गेहूं और बाजरी को साथ में मिला दिया जाए और उनको एक एक दाने को चुग चुग करके आपको अलग करना पड़े तो कितना मतलब मुश्किल काम होता है। तो ये मेथड मुश्किल भी था, समय भी बहुत ज़्यादा लगता था। और इस मेथड के द्वारा उसने क्या किया, सोडियम अमोनियम टाइट्रेट, जो सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट, सोडियम अमोनियम हाइड्रेट था शायद, हाँ हाइड्रेट ही है, टाइट्रेट नहीं भाई, हाइड्रेट। तो सोडियम अमोनियम हाइड्रेट यौगिक था और उसका रेसिमिक मिक्सचर लिया किसने, जो पाश्चर नामक वैज्ञानिक, टार्ट्रेट ही है भाई, मैंने गलती से बोला तो मैंने टाइट्रेट ही था फिर हाइड्रेट लिख दिया, ध्यान नहीं रहा। देखिए ये मेथड काम में लिया उसने। इस मेथड को लेने के आधार पर उसने क्या किया, अमोनियम सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट एक यौगिक है जो रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म में था और इसे पृथक करने के लिए उसने इस मेथड को काम में लिया। इस मेथड के आधार पर उसने क्या किया कि जो रेसिमिक मिक्सचर जो होते हैं इनके रूप अलग अलग हम पृथक्कृत करते हैं। इन रूपों के आधार पर अपने जो रेसिमिक मिक्सचर के जो यौगिक होते हैं वो क्रिस्टलीय फॉर्म में होते हैं, छोटे छोटे क्रिस्टलों के रूप में होते हैं, जिसको प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक भी कर सकते हैं। इसलिए ये अलग अलग मेथड लिया। तो सबसे पहला मेथड भी पाश्चर ने दिया और कई सारे मेथड दिए पाश्चर ने, अपने ही मेथड को फेल करके नया मेथड दे देता है। तो उसने सोडियम अमोनियम टाइट्रेट लिया और उसका सेपरेशन इस मेथड के द्वारा किया। उसने चिमटी ली और उससे अलग अलग टाइप के जो क्रिस्टल थे उन चिमटी से उसने ऐसे चुग चुग कर अलग किए थे। तो आप ये समझो कि ये मेथड करने में हमें कितना टाइम लगेगा, या इस मेथड के द्वारा हम किसी भी प्रतिबिंब रूप को अगर पृथक करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो इसमें समय की बहुत ज़्यादा नष्ट होता था, इसलिए इस मेथड को इतनी मान्यता नहीं मिली। तो ये मेथड भी पाश्चर ने ही दिया था। फिर उसके बाद में एक और मेथड लेकर आए और उस मेथड का नाम है जैव रासायनिक विधि। जैव रासायनिक विधि, जैव का मतलब बायो और रासायनिक का मतलब केमिकल और मेथड। तो ये विधि जैव रासायनिक विधि या बायोकेमिकल विधि थी या बायोकेमिकल मेथड था। ये मेथड भी पाश्चर ने दिया था, जो अपना पुराना मेथड है उसको छोड़ करके ये नया मेथड लेकर आया, जिसमें उसने कुछ तो केमिस्ट्री ली और कुछ बायो ली। तब इस मेथड का नाम रख दिया बायोकेमिकल मेथड। इसके अंदर जो रेसिमिक मिक्सचर लिया था इसने, वो तो केमिस्ट्री का लिया था और उसके अंदर जो कवक डाले थे, ईस्ट डाले थे, वो बायोलॉजी के थे। इसलिए दोनों को मिक्स करके इस मेथड का नाम रख दिया बायोकेमिकल मेथड। तो इसके अंदर उसने रेसिमिक मिक्सचर लिया और मिक्सचर के अंदर ईस्ट या कवक जो थे बायोलॉजी से संबंधित थे उनको डाल दिया। एक निश्चित रेसिमिक मिक्सचर के लिए एक निश्चित प्रकार का कवक लिया जाता है इस विधि के अंदर और उस कवक को इसके अंदर डाल दिया जाता है। तो हमारे पास इस मेथड के अंदर रेसिमिक मिक्सचर होता है, यानी कि डी और एल रूप होते हैं। तो वो कवक क्या करता है, या तो डी रूप को खा जाता है या एल रूप को खा जाता है। एक को तो खा जाता है वो और एक हमें प्राप्त हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये मेथड भी हमें ज़्यादा उपयोगी नहीं लगता, क्योंकि वो एक रूप को खा जाएगा तो हमें तो एक ही रूप प्राप्त होगा। तो इसके अंदर भी मतलब ये मेथड भी इतना ज़्यादा बेस्ट नहीं माना गया, क्योंकि इस मेथड के अंदर भी हमें एक
स्पेशल रेसिमिक मिक्सचर के लिए एक स्पेशल प्रकार का कवक या जीवाणु या यीस्ट चुनना होता है, तो वो बहुत मुश्किल काम है। और दूसरा क्या होता है कि ये एक रूप को तो खा जाता है और एक रूप बचता है, तो हमें एक रूप प्राप्त ही नहीं होता, तो इसलिए इस मेथड को भी ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता। और साथ में इसका सॉल्यूशन है उसको बहुत ही तनुकृत करना पड़ता है, तो तनुकृत करते हैं तब भी ये मेथड इतना काम का नहीं होता है। इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं अपने, जैसे इसके अंदर क्या था कि एक कवक लिया था काम में, पेनिसिलियम ग्लाउकम नामक कवक काम में भी लिया था पास्चर ने, तो उस कवक का नाम है पेनिसिलियम ग्लाउकम। जो बायोलॉजी के बच्चे हैं वो तो जानते ही हैं इसको, बायो में होता है उनके। पेनिसिलियम ग्लाउकम नामक कवक लिया था पास्चर ने, और उसने क्या किया, जो डीएल रेसिमिक मिक्सचर लिया था, और उस डीएल रेसिमिक मिक्सचर का नाम है अमोनियम टार्टरेट, जो भी लिया था हमने अमोनियम टार्टरेट, तो उसने क्या किया, पास्चर ने अमोनियम टार्टरेट ले लिया, ये तो केमिस्ट्री से संबंधित था, और उसमें कवक डाल दिया पेनिसिलियम ग्लाउकम, ये बायोलॉजी से संबंधित था। जैसे ही पेनिसिलियम ग्लाउकम को इसके अंदर डालते हैं तो ये क्या करता है, डी अमोनियम टार्टरेट के डी और एल दो रूप है हमारे पास में, और ये क्या करता है, डी और एल रूप में से डी रूप का भक्षण कर देता है, मतलब उसको नष्ट कर लेता है या उसको खा जाता है, और एल रूप ही हमें प्राप्त होता है, तो एक ही प्रतिबिंब रूप प्राप्त हुआ है, इसलिए भी ये मेथड ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। और दूसरी बात, हमें जो कवक है उसको पनपाने के लिए भी डाइल्यूट सॉल्यूशन की आवश्यकता होती है, तो कोई भी जो केमिकल है उसको बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन करना पड़ेगा, तब ये मेथड काम में आएगा। तो इस मेथड के द्वारा हम एक एग्जांपल लेते हैं, जिसके अंदर हमें इस मेथड के द्वारा अगर एमिनो अम्लों को अगर पृथक्कृत करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो दूसरा मेथड है उसी के अंदर बात करें। सबसे पहले यहाँ पर RCHNH2 और यहाँ पर COOH ये ले लिया, ये क्या है, एमिनो एसिड है, कौन सा है, एमिनो एसिड है, और एमिनो एसिड कौन सा है, पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि डीएल रूप है हमारे पास में। इसको सबसे पहले एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, सबसे पहले एसिटिल क्लोराइड के साथ में, यानी कि इसको एसिटिलीकृत करवाते हैं, तो यहाँ से H और Cl HCl रूप में प्राप्त हो जाता है, और RCH और COOH और NH और COCH3 ये प्राप्त होता है, और ये भी पॉजिटिव नेगेटिव एसिटिलीकृत अमीनोमल प्राप्त होता है, में एसिटिलीकृत अमीनोमल प्राप्त होता है, अमीनोमल प्राप्त होता है, अमीनो एसिटिलीकृत अमीनोमल प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ हम पॉजिटिव नेगेटिव अमीनो एसिड से डी और एल रूप को पृथक करेंगे। अब हम एसिटिलीकृत अमीनोमल को क्या करते हैं, अपने जो अपना एंजाइम है और उस एंजाइम का नाम है एमाइलेज नामक एंजाइम, तो इस एसिटिलीकृत व्युत्पन्न को क्या करते हैं, अपने एमाइलेज एंजाइम के अंदर डालते हैं, या एमाइलेज एंजाइम इसके अंदर डालते हैं, तो ये क्या करता है, एमाइलेज एंजाइम एल रूप को पृथक कर देता है, तो RCH COOH और NH2, और एल रूप होता है उसको नेगेटिव से शो किया जाता है, तो ये प्राप्त हो जाता है, ठीक है। और जो डी रूप है ना वो एसिटिलीकृत फॉर्म में ही रहता है, तो RCH COOH और NH और COCH3 ये क्या है, डी रूप है, ठीक है। ये डी रूप एसिटिलीकृत फॉर्म में रहता है, और फिर इस डी रूप का साधारण जल अपघटन करवाया जाता है, और साधारण जल अपघटन करवा करके हम क्या करते हैं, डी रूप को प्राप्त करते हैं। तो ये एग्जाम्पल इसके अंदर लिया, यानी कि इस एंजाइम ने क्या किया, एल रूप को पृथक कर दिया और डी रूप का भक्षण
कर दिया तो ये यहाँ पर पॉजिटिव अमीनो एसिड प्राप्त होता है, डी रूप यहाँ पर पृथक होता है में। तो इस मेथड के द्वारा जो एग्जाम्पल लिया वो यही लिया। इस आधार पर अपने क्या कर सकते हैं, बायोकेमिकल मेथड के द्वारा इनका सेपरेशन कर सकते हैं। तो पहले अमीनो एसिड का डी और एल ग्रुप लिया, एसिटिलीकृत किया, एसिटिलीकृत हो गया रेशमी मिक्सचर पूरा ही। फिर एमाइलेज एंजाइम डालते हैं तो ये एल को तो पृथक कर देता है और डी को नहीं करता, डी का साधारण जल अपघटन करवा करके अपने डी रूप को पृथक करते हैं। तो ये मेथड था बायोकेमिकल मेथड। दोनों ही मेथड पास्चर ने दिए, अपने मेथड को ही फेल करके और अपने ही मेथड को उसने बढ़िया बताया। बाकी मेथड नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।